उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में लोकसभा की सीट को लेकर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा और सपा दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के साथ ही उनके सरपरस्त नेता अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने की जेल काटने के बाद एक जनसभा में लोगों से मुखातिब हुए। आजम खान को सुनने के लिए लोग मैदान में एकत्र हुए। आजम खान के अल्फाजों में पहले जैसी धार थी, लेकिन उनकी दमदार कहलाने वाली आवाज जरूर धीमी थी। इन सबके बीच आजम खान ने जनता को संबोधित करते हुए अपना सियासी भाषण दिया, पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और कहीं ना कहीं भाजपा सरकारों पर हमलावर भी नजर आए। आजम खान के शब्दों में धार जरूर थी, लेकिन पहले जैसा तीखापन नहीं देखा। आजम खान ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों को बदनसीब बताया। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 27 महीने जेल में बिताने का भी जिक्र किया और बाबरी मस्जिद से लेकर हिंदू देवी देवताओं की इज्जत करने तक का जिक्र किया। आजम खान ने 27 महीने के बाद हुई जनसभा के दौरान कुछ इस तरह जनता को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद शुक्रिया का जलसा करना नसीब नहीं हुआ और विधानसभा जेल से जीतने के बाद आपके दरमियान नहीं आ सका, लेकिन आसिम राजा साहब की वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। गुजरे दिन और गुजरे दिनों की यादें ना मैं सुना सकूंगा और ना ही आप सुन सकेंगे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो दर्द नहीं था, वो जख्म था। वो जख्म नहीं था, वो नासूर था। क्यों? इसलिए कि जमहूरियत दम तोड़ गई। हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग जो दस्तूर हिंद की पासदारी करते हैं, संविधान से वफा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसे बाकी देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मायूस हिंदुस्तान खड़ा था। सैकड़ों और हजारों साल की तारीख, जिससे कमजोर दबे कुचले सिर्फ दबाए गए और कुचले गए एक लाठी वाले ने और बहुत मामूली कपड़ा तन पर पहनने वाले ने सैकड़ों साल के गुलाम हिंदुस्तान को आज़ादी में बदल दिया। लेकिन हम न उसकी हिफाजत कर सके, न उसके साला की हिफाजत कर सके। हम अपनी आवाज़ से नारा तो देते रहते थे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, लेकिन तैयारी नहीं की। न जाने कितनी जमीनें, कितनी दौलत लूटी है मैंने, कितना बड़ा अपराधी हूं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद जमीन की सबसे बड़ी अदालत, जिसके बाद सिर्फ मरने के बाद ही अदालत लगेगी, वो अदालत ने जो तारीखी फैसले दिए हैं वो रहती दुनिया तक फैसले पढ़े जाएंगे और फैसलों का फैसले जहां कुर्सियों पर बैठे हुए जज साहिबान हमारे वकील को बोलने से रोक देते हो और जिन्हें ये यकीन हो गया हो कि एक बहुत मजलूम शख्स, जहां जज साहब ने 27 महीने नहीं कहा, 27 महीनों के कितने दिन होते हैं ये गिनकर आए थे। 5 महीने जमानत का फैसला रुका रहा, उसे 5 महीने नहीं कहा। 5 महीनों में कितने दिन होते हैं ये कहा, और जो फैसला हुआ संविधान की जिस धारा को हमारे लिए इस्तेमाल किया गया, वो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी शख्स ने, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात का, जो उसके खुसूसी इख्तियारात में उसका इस्तेमाल किया। जाहिर है ये वो लोग हैं जो हर बात से बाखबर रहते हैं। इन्हें मालूम होता है कि हमारे सामने जो फाइल है उसमें सच क्या है। 2 आखिरी तारीखी फैसलों ने न सिर्फ ये कि हमारे चेहरे पर लगी हुई स्याही को मिटा दिया, बल्कि पूरे मुल्क में एक मजलूम की हैसियत कायम हो गई और हर शख्स ने
आजम खान चुनावी जनसभा के दौरान अपने जेल में गुजारे गए दिनों को कुछ इस तरह से याद करते नजर आए। एक रात एक सदी के बराबर गुजारी, एक लम्हा एक जिंदगी के बराबर गुजारा। तुमसे जुदाई मौत से बदतर थी, मौत बेहतर थी उस जिंदगी से जो शख्स तुम्हारे साथ जीता हो, तुम्हारे साथ हंसता हो, रोता हो, मुस्कुराता हो, गलियां ढूंढता हो, तुम्हारे गांव ढूंढता हो, तुम्हारे चेहरे की उदासी तलाश करता हो, तुम्हारे आंसू पीता हो, तुम्हारे दिल की धड़कनों को गिनता हो और चाहता हो वो सीना चीर कर अपना दिल तुम्हारे जिस्म के अंदर तस्लीम कर दे। वो वहाँ बहुत अकेला था, बहुत उदास, बहुत मायूस था और उसे सब खबर थी तुम्हारी बर्बादी की। तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए रिश्ता तोड़ने के लिए, तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना। जहाँ जहाँ हमारे रिश्ते कायम हैं वो कायम ही रहे तो अच्छा है, इसमें उनका भी भला है और हमारा भी। वक्ती तकलीफें नहीं थी, एक मंसूबा था और उस मंसूबे पर बड़ी मुस्तैदी से काम हुआ। बहुत लोग इसमें शामिल थे। आपकी सरकार तो बननी थी और इस हद तक ब्यूरोक्रेसी में यकीन था कि जिन बंगलों में हम लोग रहते थे जो बंद थे उनकी सफाई और रहाई शुरू हो गई थी। जनेश्वर मिश्र पार्क जो 5 साल से वीरान पड़ा हुआ था उसकी मेंटेनेंस शुरू हो गई थी। लेकिन क्यों नहीं बनी सरकार, ये बड़ी बहस है और उन नेताओं के बीच जिनका बड़ी जिम्मेदारी थी यकीनन उनसे बात होनी है और जहाँ जहाँ कमियां रही हैं उन कमियों पर भी नजर रखनी है। आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज मुर्गी चोरी, बकरी चोरी आदि के मुकदमों का कुछ इस तरह से जिक्र किया। मैं भी कर सकता था जब मुझ पर पहला मुकदमा कायम हुआ था, आप सबको सड़कों पर ला सकता था। मैं जानता था कि मंसूबे क्या हैं, लिहाजा मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर और चोरी की दफ़ा नहीं डकैतियों की दफ़ाएं लगाई। मेरा बेटा 2 साल से ज़्यादा जेल काट कर आया, 1 साल से ज़्यादा मेरी बीवी जेल में रही। आज भी अजहर खां जेल में है। गुड्डू मकसूद चंद रोज पहले ही जेल से छूटे हैं, वो भी शर्त के साथ। किसके लिए? किसी जायदाद के लिए, किसी आना के लिए, किसी फायदे के लिए। हाँ, एक गुनाह है, वो अजीम गुनाह है, उसकी सजा मिली है। इतने मुकदमा में एक मुकदमा भी हमारे ऊपर करप्शन का नहीं है, बेईमानी या घूसखोरी का नहीं है। हमारे ऊपर मुकदमा है कि वजीर रहते हुए हमने हमारी बीवी बच्चों ने शराब की दुकान लूटी है। शराब की दुकान हमने गले से 16,000 रुपए का डाका मारा। यह है हमारे खिलाफ। हमारे दिल का हाल आप सोच नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जेल में हमसे पोशीदा रखी जाती थी। वहां तो सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं जेल में हूं, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे साथियों ने, मेरे चाहने वालों ने जितनी कोशिशें की हैं और जितने जुल्म सहे हैं, वो सुनकर कई बार सोचता हूं कि क्या मैं जेल में इससे बेहतर तो नहीं होता। मैं आपके बीच हूं, जमानत पर हूं, बरी नहीं हुआ।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मौजूदा दौर में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरतों को अपने अल्फाजों में कुछ इस तरह बयान किया। कितनी बड़ी तहरीक चलाई, बाबरी मस्जिद पर कन्वीनर था मैं, लेकिन एक बयान उस जमाने का किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोला हो तो दिखा दो। अगर हमारी जबान से तौहीन का एक लफ्ज कोई सबूत के तौर पर पेश कर दो तो पूरे परिवार के साथ रामपुर छोड़ देंगे। हमारी जेल कैसी थी या कैसी नहीं थी वो अलग बहस है, लेकिन बीमारी से लेकर जेल के निकलने के आखिरी दिन तक कोई कोशिश नहीं रही कि मैं निकल न सकूं। हमारे कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे। मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। जेलों में लोग मारे जाते हैं और जिस जेल में हमारा पूरा परिवार था वो जेल पूरे हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है, यानी खुदकुशी की जेल। आए दिन वहां लोग सुसाइड करते हैं, बच भी जाते हैं, मरते भी हैं। सोचा होगा ये 3 लोगों में से कोई एक कमजोर तो पड़ेगा ही, और जब एक अपनी जान देगा तो फिर दूसरा और फिर तीसरा हमेशा के लिए मुखालिफ कहानी मिल जाएगी। लेकिन याद होगा मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा तो तुम दाग नहीं ला सकते। आजम खान ने अपने चुनावी भाषण में कोरोना का जिक्र करते हुए कुछ इस तरह कहा, कैसा भयानक कोरोना हुआ था मुझे, मेरे सामने तमाम वार्ड खाली हो गए, मैं दूसरी मंजिल पे मुस्तकिल किया गया, वहाँ सारे लोग मर गए, मैं तीसरी मंजिल पर भेजा गया, वहाँ भी सारे लोग मर गए, मैं जिंदा बचा हूँ तुम्हारे लिए, मैं वापस लौट कर आया हूँ तुम्हारे लिए, हर सांस अमानत है, मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बतों का कर्जदार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सारे अरमान, मेरी सारी ख्वाहिशें मेरे सीने में दफन रह गए, बहुत कुछ अच्छा चाहता था। लेकिन आज हमें पार्लियामेंट का कैंडिडेट तय करना है। आप सोचते होंगे मैं फिर अपनी अहलिया को ही लड़ाऊंगा, उन्होंने पर्चा भरा भी है और भी कई एक लोगों ने भरा है, लेकिन मेरी राय यह है बहुत लंबी मुद्दत के लिए ये चुनाव नहीं है। हम एक ऐसी मिसाल पेश करें, और ये भी आपको बता दूं कि पिछला चुनाव पार्लियामेंट का मैं नहीं लड़ा, लेकिन मुझे मालूम था कि कचहरी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा और चुनाव अपना बोझ हो जाएगा। यही विधानसभा में आलम था, जो दहशत थी और जो पुलिस का रोल था, तो यहाँ का इंतजामिया था। विधानसभा के चुनाव में भी यही अंदाजा था कि पर्चा भरा नहीं जा सकता, लिहाजा रसीद हमने आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश की है, और दुआ करिए ये सर मालिक के सिवा कहीं न झुके, और अगर इसके झुकने की नौबत आए तो ये सर धड़ पर न रहे। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिफ राजा।
आजम खान ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी के मुद्दे पर कुछ इस तरह कहा कि हुजूर की शाम में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है, बहुत बदनसीब। उस बदनसीब का साथ मत दो और उसके जुमलों को दोहराओ मत। जो बदनसीब है उसको उसके नसीब पर छोड़ दो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। दुनिया का कोई तानाशाह नहीं बचा। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को अपने दिल का टुकड़ा बताते हुए कुछ इस तरह कहा, आसिम राजा मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरा दिल चीर कर देखो। मेरी खता यह है कि मैं आपके बच्चे और बच्चियों के हाथ में तलब देना चाहता था और चाहता हूं, और इस चाहत के लिए मैं किसी भी इम्तिहान के लिए अभी भी तैयार हूं। हमने जिस मजबूती से दो हुकूमतों की ताकत का मुकाबला किया है वो सब आपके साथ है, लेकिन हमारी हुकूमतों से शिकायत तो बहुत कम है। अगर आप मुकदमों की फहरिस्त देखेंगे तो उसमें 99% लोग वो हैं जिनका कबीला वही है जिस कबीले में आप रहते हैं, जिनके माथों पर नमाजों के निशान और चेहरे पर नेकी का नूर है। उन्होंने चेक और ड्राफ्ट से पैसा लेने के बाद भी ये कहा कि आजम खान ने जबरदस्ती उनसे जमीन छीन ली। हार गए वो मुकदमा। वो जमीन जिसका मालूम ही नहीं कहां है, 4.25 बीघा जमीन जिसके लिए मैं माफिया कहलाया, जिसमें 3.25 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी के अंदर और 3 बीघा बाहर। कितने बड़े शख्स थे। मुझे अफसोस है कि गृह मंत्री साहब को ये मालूम नहीं हो सका कि मैं माफिया हूं या नहीं, मैं उतना बड़ा अपराधी हूं या नहीं जिसके खिलाफ आज तक 323 का मुकदमा कायम नहीं हुआ। वो 1 महीने में इतना बड़ा मुजरिम कैसे हो गया? एजेंडा, उसी एजेंडे के तहत काम हुआ, लेकिन जमीन की उस आखिरी अदालत ने लाज रख ली है संविधान की और कानून की और इंसान। हम सबको बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की दयानत पर, ईमानदारी पर और उनके इंसाफ पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं।